सिद्धार्थ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी इसके बाद मैं आ रही हूँ, वान्या जी हाँ। को भी कुछ अपनी बात रखनी थी, मैं आपको भी मौका दूंगी मैम। जी देखिए, जहां सिद्धार्थ तक पहले मैं विज्ञान के बात को बढ़ाता हूँ, फिर जी। मैं ज्योतिष पे आता हूँ। जहां तक अगर विज्ञान की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्योतिष विज्ञान से आगे है। जो चीजें विज्ञान आज ढूंढ रही है वो ज्योतिषीय शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। अच्छा सिद्धार्थ जी, हमने आपने ये बात जिक्र किया, अरविंद जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी जब अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा ये ज्योतिष है और जो विज्ञान है, ज्योतिष ये इस तरह से समझिए विज्ञान को आप जैसे कोई कानून हो, जैसे कानून में वक्त वक्त पर संशोधन हो जाते हैं, वैसे ही विज्ञान में वक्त वक्त पर संशोधन हो जाते हैं, लेकिन जो शास्त्र हैं वो संशोधन नहीं है, वो पुराने वक्त से फिक्स तरीके से चले आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने अरविंद जी कही बिल्कुल। थी। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं, खासकर 1950s में, 1960s में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे रिसर्च पेपर्स हुए हैं जिन्होंने चंद्रमा और मन को टटोला है। लेकिन हुआ ये कि पिछले 30-40 सालों में जो ज्योतिष में जो रिसर्च होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं एक दबाने की कोशिश की गई ताकि इसका विज्ञान के साथ एक संबंध ना बन सके। लेकिन उस केस में बहुत मन को डिफाइन कैसे करेगी रिसर्च? देखिए, मतलब जहाँ अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो मन किस पार्ट को लेगा, शरीर के किस हिस्से को मन बोलेंगे, ब्रेन या हार्ट? देखिए, अगर जहां तक मेरा मत है, अगर मैं इसको आंसर करूं तो ये हमारा ब्रेन का वो हिस्सा है जो ब्रेन के वेव्स हैं। अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक तौर पे चले जाएं तो ब्रेन के मोटे तौर पे 4 वेव्स हैं जिसको विज्ञान भी मानता है: अल्फा, बीटा, थीटा और गामा। अब इन वेव्स को जब देखते हैं, ये तरंगे हमारे ज्योतिष में भी स्थापित हैं। ज्योतिष ने भी कहा है कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी जो ब्रेन की गति है या आपकी जो शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और इसको आप अगर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम पे मेजर करते हैं तो आप मेजर कर सकते हैं। आप किसी को बैठा लीजिए, मंत्र जाप करते हुए, ईईजी का एक लाइव प्रॉम्प्टर चला दीजिए, आपको ईईजी पे इफेक्ट दिया जाएगा। जहां तक लेकिन मन फिर की बात है, ग्रेविटी का वेव्स पे तो फर्क पड़ता नहीं है, जो न्यूटोनियन ग्रेविटी है। मतलब देखिए द्रव्य देखिए जो है वो धरती हमारे शरीर को खींचती है, वो ये वेव नहीं है। फिर हम चले जाएंगे उस फिजिक्स पे जहां पर आइंस्टाइन की थ्योरी आ जाती है, जो स्पेस टाइम फैब्रिक की बात होती है, जो बिल्कुल ब्रह्मांड के एक अलग ही ढांचे की बात होती है, जहां पर लाइट का रास्ता भी हम मोड़ सकते हैं, उसको भी हम घुमा बिल्कुल सकते हैं। ब्लैक बिल्कुल होल्स की बात होने लग जाएगी बिल्कुल फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही ब्लैक होल का जिक्र किया। जब ब्लैक होल को, साइंस को ढूंढने में अभी कुछ अरसा बीता है, लेकिन ज्योतिष के शास्त्रों को अगर देखेंगे तो ये पहले से भी था। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे अब मैं बहुत एक पुराने रिसर्च में जाऊंगा, 1930 में हमारे साउथ इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च है जहां पे हमने चंद्रमा के गति से बारिश के मौसम को भी प्रिडिक्ट किया है और अच्छा खासा वहाँ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट था। बात यह होती है कि हम इसकी इस रिसर्च वाले पहलू की चर्चा नहीं करते। जहां तक फिर मैं उसी पे आऊंगा, जहां तक मन की बात है तो मन आपका सोच है, आपका थॉट है। और साइंस के हिसाब से आपका जो थॉट है वो आपका ब्रेन है। जो ब्रेन के जो भी पार्ट्स है उसको आप मान सकते हैं, चाहे वो अमाइगडाला हो या वो हो। दूसरा, जहां तक आप ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने वाले भी जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आपका गट ब्रेन एक्सिस हो, उनका भी अपना प्रभाव है। तो चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, इसके शास्त्र में है। हमें मनुष्यों को उस विज्ञान के जरिए उस शास्त्रीय चीजों को प्रूफ करने की जरूरत है कि हाँ, शास्त्र बोल रहा है। तो ये इसका एक कंक्रीट एविडेंस है जहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है। इस बीच हम जल्दी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से लगाकर गुवाहाटी तक हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर, यानी शहरों में किस तरह से ये चांद इस वक्त नजर आ रहा है। दिल्ली में देख लीजिए आप, थोड़ा सा आपको बस एक कॉर्नर पे आपको रोशनी नजर आ रही होगी, जयपुर में देखिए, बेंगलुरु में। लेकिन अभी तक अगर हम इन सारी तस्वीरों को देखें तो वो जो इमेज ब्लड मून की या रेड मून जिसको हम बोलते हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं बनी है। प्रतीक जी, वो क्या थोड़ी देर में बनेगी, वो कब तक? क्योंकि अभी तक ये सारी तस्वीरें वैसी तो नहीं दिख रही। तो देखिए, उसकी एक वजह है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रथ्वी आती है तो चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश है नहीं, सूर्य से ही प्रकाश ले रहा होता है, तो छिटक के प्रकाश जा रहा होता है। और विबग्योर, वायलेट से लेके रेड तक, तो इनकी जो वायलेट है, ये सब कलर दबते हैं, रेड और ऑरेंज निकल के बाहर आते हैं, तो इसीलिए ऑरेंज कलर आना शुरू हो जाता है। ये वजह रही। अब आपने पूछा कब से, ये 1:29 तक ग्रहण है, कहते हैं मध्य काल पे, जो कि करीब 11:55 से शुरू हो रहा है। यहां से अब धीरे धीरे आपको वो रिंग ऑफ फायर जैसी चीजें, ब्लड मून जैसी चीजें अच्छा, ये जरूरी है कि हर बार उसी तरह से ही दिखे? नहीं, अब 3 तरह का चंद्र ग्रहण होता है, आंशिक, वलयाकार और पूर्ण। तो हर बार नहीं दिखेगी, कई बार आधा ही आपको चंद्रमा ब्लैक दिखेगा। लेकिन जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, हाँ, तब तो ये स्थिति तस्वीर ऐसी ही रहेगी। दिखेगी। हाँ, तब ये स्थिति रहेगी।
और छाया को पकड़ा नहीं जा सकता, आप अपनी छाया को नहीं पकड़ सकते। और इसीलिए हम कहते हैं चंद्र और राहु का जो ये योग बनता है यही ग्रहण है, क्योंकि राहु क्या है, आप पकड़ में नहीं आ सकता, मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है, तो ये वजह है। अब एक पॉइंट यहाँ और ऐड करेंगे, संजय शर्मा जी बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे थे। कहा जाता है जब भी सूर्य चंद्रमा एक सीध में आते हैं पूर्णमासी के दिन, तो सूर्य से 15वें जो नक्षत्र होता है तब ग्रहण लगता है। और आज देखिए मघा नक्षत्र में सूर्य है और शतभिषा नक्षत्र पे चंद्रमा है, ये ग्रहण लग रहा है। तो शास्त्रों में चीजें बहुत क्लियर डिफाइन है, जो कि हम ये कह रहे हैं साइंस, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ अर्पिता जी, और साइंस की इज्जत करता हूँ और टेक्नोलॉजी का रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी जो विज्ञान आज बता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उसकी वजह से ही हम जिंदा हैं, लेकिन ज्योतिष उसको बहुत आगे तक बता चुका है। हाँ, हम यहाँ समाधान ज्यादा बेहतर। ऐसे बहुत सारे लम्हे रहे होंगे जब ज्योतिष ने अगर कुछ बात बोली है तो वो वैज्ञानिक तौर पर भी प्रमाणित हुई होगी जी। फिर भी हम इसको इस चश्मे के साथ क्यों देखते हैं? क्योंकि आजकल मैं इसको माफी के साथ कहूंगी, मैं सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पंडित लोग हैं, कुछ ऐसे जो ज्ञाता, जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दान दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, ये काम हो जाएगा, वो काम नहीं होगा, ये रोग खत्म हो जाएगा, इसको इस तरह का व्यापार जैसा बना दिया है जिससे उसको जो उसकी असल रूह है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। तो ऐसे क्यों ये मानते नहीं, क्यों वैज्ञानिक? और अगर हम मैं इस पैनल को ही समझूं, आप जो ज्योतिष में बता रहे हैं वो वैज्ञानिक तौर पर बता रहे हैं, इन दोनों को अगर समावेश कर दिया जाए तो फिर तरक्की तो और तेज है। मतलब फिर आपका अपना जो रिसर्च है, जो आप कह रहे हैं सदियों से शास्त्रों में लिखा चला आ रहा है, वैज्ञानिक भी, तो फिर ये तर्क तो और अच्छी दिशा में बढ़ना चाहिए, वो क्यों नहीं है? अगर रत्न दान और उपाय से जीवन बदलने लगे तो अंबानी हमें अपने घर में ही बैठा लेंगे और हर पल पूछेंगे अब कौन सा उपाय करना चाहिए। हाँ, परिवर्तन आता है, लाभ होता है। अब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हम कहते हैं ना दूध पी लीजिए या फिर ये टैबलेट खा लीजिए, सिर्फ वही पूर्ति कर रहा है। लेकिन अगर कैंसर 4 स्टेज का है तो रिकवर नहीं होता है, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। अब बात आते हैं विज्ञान और ज्योतिष की। 1500 शताब्दी के आसपास जब अरबियन हमारे यहाँ आना शुरू हुए, तभी कहीं ना कहीं इंडियन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूर्य सिद्धांत पे, हमारी चंद्र सिद्धांत पे है, उसमें डेविएशन शुरू हुआ और वहीं पे ही हम फलित की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लगे। और अब आज की डेट में मैं आपको बता सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कहते हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी और विज्ञान सबसे पहले भारत आया, फिर यहाँ से अरब पहुंचा, अरब से ग्रीस पहुंचा, ग्रीस से यूरोप होते हुए बाद में अमेरिका पहुंचा। अब वो भी इस बात को मानते हैं कि वैदिक ज्योतिष ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो मिड हेवन सूर्य से पूरी रचना करते हैं, हम चंद्रमा से करते हैं। आखिर जब आप या मैं पैदा हुए थे, क्यों हम चंद्र का नक्षत्र देख के नाम रखते? हम क्यों चंद्र का नक्षत्र देख के? हमारे पास, मैं इसी चैनल में बैठा था, आदित्यनाथ जी की कुंडली नहीं थी तो हमने ऐसे ही उनकी कुंडली बनाई थी, मैं आदित्यनाथ योगी, मेष राशि बनती है, तो निश्चित तौर पर पुकारा जाने वाला नाम इम्पैक्ट करता है। तो ज्योतिष अपने आप में चीजें समेटे है, लेकिन अगर आप उसे इन दकियानुसी ख्यालातों में घुसेड़ देंगे और ज्योतिष और विज्ञान का समावेश, आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला, जब तक नहीं करेंगे तब तक लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे। दान, दक्षिणा, उपाय, रत्न से अगर जीवन परिवर्तन होने लगे तो आप अपनी 6 महीने की सैलरी सबसे महंगे महंगे रत्न में लगा देंगी, उसके बाद आप सक्सेसफुल। अगर ऐसे होने लगे, मुझसे कोई कह दे कि 50 लाख का नीलम है, इसका जीवन बदल जाएगा, तो मैं पहन ही लूंगा। फिर अगर 50 करोड़ आ रहे होंगे उसकी वजह से, तो निश्चित तौर पर उसका एक परसेंटेज निर्धारित है। भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। भाग्य भी अपनी जगह फलित है, आप भाग्य बदल नहीं सकते, उसको बेहतर कर सकते हैं। और ईश्वर ने, ऋषि नारद का श्राप लगा हुआ है ज्योतिष विद्या पे कि आप कभी भी 100% नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो कुछ चीजें ईश्वर ने आज भी अपने हाथ में रखी हुई हैं, जो कि जिसको प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं है। तो रत्न, उपाय, दान का महत्व तो है, था, रहेगा, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। अब आप उसे ये ना कहिए ये गेम चेंजर है। जैसे कि आपने सुना होगा, नीलम राजा को रंग, रंग को राजा, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कोई। तो जैसे ग्रहण में अब आप बिल्कुल ना निकलिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? सूर्य ग्रहण पे हमारे साइंटिस्ट भी वही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं देखिए, चंद्र ग्रहण को कह रहे हैं देखिए, और मैं भी कह रहा हूँ देखिए। बड़ी बात कही है यहाँ पर कि जैसे विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, और जो हमारे ये प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, उन लोगों को ज्योतिष पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने सिर्फ ज्योतिष की पढ़ाई की, या हमारे बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ के आए और ज्योतिष पढ़ा, वेद पढ़ा, लेकिन जब ये वैज्ञानिक लोग जिन्होंने अपनी साइंस में बड़ी बड़ी डिग्री ले ली है, अगर ये लोग ज्योतिष को पढ़ लें और इसके बाद ये अपनी बात कहें तो इनकी बात बिल्कुल बदल जाएगी।
मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा एज ए इंटरेस्ट लेकर के, फिर उनके विचार बदले, तो ये और ज़्यादा अच्छा रिसर्च निकल के आ सकता है। जो आपने कहा कि अगर जो है साइंस और एस्ट्रोलॉजी मिल जाए, तो ये कैसे मिलेगी? जब साइंस के पढ़े हुए लोग इस फील्ड में आए, इसको पढ़ें, समझें और फिर अपनी रिपोर्ट दें कि भाई मेरे हिसाब से ये है, हमने साइंस में ये पढ़ा और इसमें ये किया। तो ये दुनिया को चाहिए, और हम आज इस मंच से ये आह्वान भी करते हैं कि जो अच्छे पढ़े लिखे साइंस के लोग हैं वो लोग जरूर एस्ट्रोलॉजी पढ़ें और इसके बाद अपना मत रखें। हो क्या रहा है अर्पिता जी कि भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग ज्योतिष पढ़ ही नहीं रहे। साइंटिस्ट आप पढ़ने की बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तो नाराजगी रहती है। हाँ हाँ हाँ। अभी इससे पहले जो हमारे साथ पैनल में थे खगोल शास्त्री, वो तो आप सबकी बात में हंस रहे थे, मतलब उनका वो रिएक्शन था कि ये सब क्या फालतू बातें हैं, पिताजी जब आप कहते हैं गोबर लगा लीजिए तो इसीलिए हंसते हैं। मैं प्रवीण जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप जैसे उन्होंने कहा एस्ट्रोनॉमी वालों को जरूर ज्योतिष पढ़ना चाहिए, तो ज्योतिषी को भी जरूर विज्ञान समझना चाहिए। बिना विज्ञान समझे आप ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी एक कैलकुलेशन है और ज्योतिष में लिखा हुआ है बिना शुक्र, बिना बुध, बिना केतु के आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। बुध क्यों? मास्टर ऑफ कैलकुलेशन बोला गया बुद्ध को। अब आप उसके बगैर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो आप एक रूढ़िवादी ज्योतिषी हो जाएंगे, तब चीजें नहीं निकल के आएंगी। हमें भी विज्ञान समझना है, विज्ञान और ज्योतिष जब साथ चलेंगे तब पहुंच पाएंगे, और जब विज्ञान और ज्योतिष अलग अलग चलेंगे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू अर्पिता जी। अब देखिए, वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स। साइंस और एस्ट्रोलॉजी, मैं दोनों की ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे लगता है दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। आपस में हम लोगों को मिलकर कुछ हेल्दी डिस्कशंस जो हैं ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कुछ फ्रूटफुल आउटपुट ज़रूर आ सके, ताकि हम लोग अभी जो है आप साइंस के माध्यम से ही लोगों को समझा सके, ताकि आपकी जो हमारी जेनजी है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, या फिर जो हमारा यूथ है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों से कनेक्ट करे और हमारी विद्या में बिलीव करे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में ऑलरेडी बहुत साल पहले लिखी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ों की बस यहाँ पर हम लैक कहाँ कर रहे हैं कि उनकी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है। अब यहाँ पर एक अर्पिता जी ने अभी एक बहुत थोड़ी देर पहले एक प्रेग्नेंट लेडी पर क्वेश्चन किया था, मैं इसको दोनों एंगल से इसका आंसर करना चाहूंगी। देखिए, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूली बॉर्न मैमल्स पर एक रिसर्च की गई थी बैक्टीरियल कल्चर पर, जिसका रिजल्ट था ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि जो बच्चे उस टाइम पर पैदा हुए वहां पर जो है बहुत मेजर ने इम्पैक्ट था। बट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूं तो ये एक एमनियोटिक बैग होता है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो जो सैक होता है जिसके अंदर वो बेबी होता है, उसके अंदर सारे फ्लूइड्स होते हैं। चंद्रमा जो है लिक्विडिटी का कारक है, फेमिन इंस्पिरेशन लाइक फीमेल उसका कारक है, फेमिनिन प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं वो बैग इम्पैक्ट होता है। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में जो है हैप्पी हार्मोन्स कम होते हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो ऑलरेडी जो होता है एक फीमेल जो होती है स्ट्रेस और एंजाइटी में ऑलरेडी होती है, तो वो जो है और ज्यादा पीक पर उस टाइम पर चली जाती है। जब अगर टाइड्स जो हैं किसी ओशियन में अगर इतनी हाई टाइड्स आ सकती हैं तो टाइड्स इंपैक्ट होती हैं, तो हम लोग भी इंपैक्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जहां पर, अभी मैं एम्स की एक रिसर्च की बात कर रही हूं, कुछ पेशेंट्स पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ जो हीलिंग में जो रखा गया, उनकी रिकवरी कंपैरेटिवली टू अदर पेशेंट्स बहुत फास्ट थी। तो मानो तो मां गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है, तो हीलिंग इंपैक्ट करती है, बिल्कुल करती है। सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसकी रिवायरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए, शास्त्रों को भी मानिए। बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि पहले ही लिख गए थे, लेकिन साथ में हमें साइंस को, टेक्नोलॉजी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी के एरा में जो आज सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड भी साथ साथ चेंजिंग टाइम्स के करना पड़ेगा। तो ये रिसर्चेस जो हैं, हमें साथ साथ रिसर्चेस पढ़नी पड़ेंगी। मुझे लगता है साइंटिस्ट एंड ज्योतिष आपस में बैठे हम लोग इसको एक हेल्दी इंपैक्टफुल डिस्कशन बनाएं और हम आपको समझें, आप हमको समझें, ताकि एक राइट गाइडेंस जो है राइट लोगों तक पहुंच सके, ना कि कोई। अच्छा, मैं वो याद कर रही हूँ कि चंद्रग्रहण के तो बहुत नेगेटिव असर रहते हैं। इस पैनल में मैं देख रही हूँ कि यहाँ तो बहुत पॉजिटिव चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ दोनों को साथ आने की बात हो रही है, सबका मन भी स्थिर नजर आता है, कोई चंचलता नहीं है कि कोई अपनी अलग बात कह रहा हो, कोई दूसरे की बात का खंडन कर रहा हो। ये तो अलग दिख रहा है फिलहाल चंद्रग्रहण में। अरविंद जी, देखिए, साइंस का, टेक्नोलॉजी का पूर्णतः जो है सम्मान करते हैं, वैज्ञानिक की पूर्णतः जो है हम बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्योतिष और ये जो ज्योतिष की उत्पत्ति है, ये है ही भगवान शिव से। कहते हैं
वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह जो है परब्रह्म परमात्मा शिव का जो है साक्षात वेद ही कहते हैं। और वेद की एक जो है अंग है ज्योतिष। वेदस्य निर्मलम चक्षु, चक्षु उसकी नेत्र है। तो ये ज्योतिष बहुत प्राचीन है। जो आज विज्ञान या जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इससे कहीं ज्योतिष बहुत पहले की है। यह सत्य है कि ज्योतिष कल भी सत्य थी, बिल्कुल 100% बताती थी, आज भी 100% बताती है, बशर्ते ज्योतिषी की अपनी पकड़ कितनी है, उसकी बागंबड़ी के ऊपर कृपा कितनी है, उसकी जिह्वा पे बागंबड़ी का वास कितना है, ये बात। दूसरा ये कि जो कहते हैं कि क्या वैज्ञानिक कहते हैं हमारे मन में या हमारे भावना में तो कोई परिवर्तित नहीं होता है। अर्पिता जी, आप भी किसी मंदिर में जब जाती हैं या किसी भी देवालय में जब जाती हैं तो वहाँ जाने के बाद आपकी भावना क्यों चेंज हो जाती है? उस प्रांगण में प्रवेश करते ही भावनाएं चेंज होती हैं, मन की तरंगें चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस परब्रह्म परमात्मा के औरा का वास है। आप वृंदावन जाते हैं, आप जो है वाराणसी जाते हैं, आप बद्रीनाथ जाते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं, जाते तो दर्शन के लिए है ना, तो जा करके वहाँ दर्शन करें। लेकिन आप वहाँ दर्शन उनका ना मुखमंडल देखते, ना हाथ पैर, कुछ भी दर्शन नहीं करते। एक पलक आप उनको देखते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह परब्रह्म परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि ज्योतिष जो कह रहा है वह सत्य है। आप उसकी थोड़ी गहराई तक जाकर के अध्ययन करें। विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम नकार नहीं रहे हैं, स्वीकार उसको भी रहे हैं, लेकिन ज्योतिष जो चीज़ आज आप सर्च कर रहे हो वो हजारों वर्ष पहले जो है सर्च करके कह चुकी है। एक तो ये, इसके साथ साथ देखिए ज्योतिष ये नहीं कहती कि जैसा वो ज्योतिष कह रही वैसा हो जाएगा। एक बच्चे ने अभी जन्म लिया, जन्म लेकर के उसकी जन्म पत्री बना दी गई और पंडित जी ने वृत्तांत सब कुछ उसमें लिख दिया, ज्योतिषी ने उसमें पूरा उसका भविष्य लिख दिया। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है, अभी उसने जन्म ही लिया है, पूरा उसका जीवन बाकी है, उसको पूरे अभी जीवन भर कर्म करना है। तो उस ज्योतिषी ने जो उसका प्रारब्ध था, उसके जैसे संचित कर्म थे, आकाश मंडल में जो ग्रह गोचर उस टाइम पे गोचर कर रहे थे, उसके आधार पर उसने जन्मपत्री उसकी निर्माल कर दी और बना दी। अब आगे का जो प्रतिफल है कर्म के आधार पर उसका भाग्य बनेगा भी और बिगड़ेगा भी। तो यहाँ कर्म का जो अपना वो है रोल है, वो बहुत अत्यधिक मायने रखता है ये। और इसके साथ साथ व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं, व्यक्ति की जो अपने आप के कर्म के प्रति समर्पणताएं होती हैं, उस पे आधार करता है उसका भाग्य। और ये भाग्य बताती है ज्योतिष। आप पूर्व जन्म में क्या थे, आप कर्मों के आधार पे अगले जन्म पे क्या होंगे, आपका वर्तमान कैसे व्यतीत होगा, आपका पूरा जीवन कैसा जाएगा, ये तो ज्योतिष बताएगी। लेकिन उन बहुत सारी चीज़ों पे आप जो परिवर्तन ला पाएंगे वो अपने कर्म के आधार पे ला पाएंगे। ऐसा नहीं कि ज्योतिष ने जो कह दिया वही अटल सत्य है। अटल सत्य तो है, लेकिन कर्म के आधार पे उस पर कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि बताते हैं कि ये पूजा कर लीजिए, ये पाठ कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ ऐसे ही मिलेगा कि जैसे बारिश में बारिश अत्यधिक हो रही है और छाता लेके जाते हैं तो मेन चीज़ आपके सिर का बचाव हो जाता है, जिसके भीगने से आपको सर्दी है, जुकाम है, आदि चीज़ें लग जाती हैं। पूजा और प्रार्थना आज भी 100% लाभ करती है। वो दिखती नहीं है, लेकिन करने वाले की अपनी आस्था कितनी ज़्यादा है उस पे मायने करता है।